नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी, हम पढ़ रहे थे फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसमें कि हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया है भैया, है ना। फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिया है, जिसमें कि हॉस्पिटल अंडर इट्स ऑर्गेनाइजेशन था, हॉस्पिटल फार्मेसी था, एडवाइस ड्रग रिएक्शंस था, कम्युनिटी फार्मेसी था। ये सब चीज़ें हमने कवर कर लिया, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना के इसका अपलोड है ना। और नोट्स जो है आपको पीसी फार्मा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ें हैं, आप लोग ज़रूर देखिए और अच्छे से पढ़िए भैया, कंप्लीट करिए इन चीज़ों को। और हाँ, मज़ा लेने वाली ठंडी अब ख़त्म हो गई, क्योंकि अब टेम्परेचर जो है 7 डिग्री, 8 डिग्री, 6 डिग्री, 9 डिग्री तक जा रहा है लोवेस्ट। तो बच बचा कर रहिए भैया, और सबका ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का और अपना, और हेल्दी रहिए, है ना। ओके, तो चलिए, तो हम लोग फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि जो टॉपिक हमारा था आज का होने वाला है वो है मेडिकेशन एडहेरेंस, है ना। आपके ये 3 टॉपिक जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, हॉस्पिटल फार्मूलरी है, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है, ये प्रॉपर नोट्स के साथ अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, प्लेलिस्ट में है एडेड। चलिए देखते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस क्या है। तो इस टॉपिक को हम प्रॉपरली समझते हैं। इसमें देखिए कितने टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है काज क्या है, काज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। दूसरा टॉपिक है फार्मासिस्ट रोल इन मेडिकेशन एडहेरेंस, और तीसरा टॉपिक है मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस। तो 3 टॉपिक है जिसको हमें कवर करना है ना। तो 3 टॉपिक के लिए 5 पेज का नोट्स बना हुआ है प्रॉपरली, एकदम ईजी वे में, आप लोग समझिए। चलिए, तो मुश्किल से 20-25 मिनट आपका लगेगा, बने रहिए अपने चैनल पे, है ना, और कंटिन्यू देखते रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए भैया। क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर हम देने वाले हैं जल्दी ही। ओके, क्वेश्चन हमने सेट कर लिया है लगभग। चलिए, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में भैया। अब नोट्स का स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़ें हैं मैटर। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यूनिट 2 पार्ट 4 मेडिकेशन एडहेरेंस। तो इसमें क्या है मेडिकेशन एडहेरेंस में, इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन इसका है। तो देखते हैं क्या चीज़ें हैं मैटर। पेशेंट एडहेरेंस कंप्लायंस मीन्स करेक्ट फॉलोइंग ऑफ द मेडिकल एडवाइस बाय द पेशेंट फॉलो द डायरेक्शन। देखिए, एडहेरेंस का मतलब ये होता है पालन करना, या फिर कंप्लायंस उसका सिनोनिम्स है, पालन या फिर अनुपालन, पेशेंट के द्वारा पालन करना। तो पेशेंट किस चीज़ का पालन करेगा भाई, जो डॉक्टर के द्वारा चीज़ें बताई गई हैं वही ना फॉलो करेगा, और क्या उसे करना है फॉलो। ओके, तो वही बात यहाँ पे हो रही है जी। तो पेशेंट जो है क्या चीज़ फॉलो करेगा कि जो भी सावधानियाँ बताई गई है, जो दवाई कितने टाइम लेना है, कैसे क्या चीज़ें खानी है पीनी है, वही चीज़ें वो उसे ध्यान रखना है। तो वही मेडिकेशन एडहेरेंस कहलाता है। तो पेशेंट का मेनली मेडिकेशन एडहेरेंस, मेडिकेशन यानी कि दवाई से संबंधित बात हो रही है ना। तो वही बात है। देखिए डिफिनीशन में क्या लिखा है, पेशेंट एडहेरेंस मेडिकेशन मीन्स, या फिर करेक्ट फॉलोइंग ऑफ मेडिकल एडवाइस बाय द पेशेंट फॉलो द डायरेक्शंस। ठीक है, पेशेंट एडहेरेंस अनुपालन का मतलब है कि भैया अच्छे से करेक्ट फॉलोइंग ऑफ मेडिकल एडवाइस बाय द पेशेंट्स, जैसा बताया गया उसी तरीके से वो फॉलो करें बस। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू WHO देखिए यहाँ पे लिखा है द डिग्री टू विच द पर्सनस बिहेवियर करस्पॉन्डिंग कोरिलेट विथ द एग्रीड रिकमेंडेशन फ्रॉम अ हेल्दी या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है, एक डिग्री विच द पर्सनस, एक ऐसा पैमाना जिस पे व्यक्ति जो है अच्छे से फॉलो करे, उसका बिहेवियर करस्पॉन्ड को रिलेट कर पाए विथ द एग्री रिकमेंडेशन फॉर अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, नर्सेस हैं, उनके द्वारा जो भी बताया गया है उसको वो कोरिलेट कर पाए, उससे सहमत हो पाए, एग्री हो पाए, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, और उसको फॉलो करें, वही मेडिकेशन एडहेरेंस कहलाता है। ठीक है, यहीं पर देखिए अगली चीज़ें लिखा हुआ है नॉन मेडिकेशन एडहेरेंस, नॉन मेडिकेशन एडहेरेंस। तो सीधी सी बात है, वही बात की अब यहाँ पे पेशेंट जो है चाहे भूल के चाहे जानबूझ के जो है पेशेंट्स फॉलो ना करे जो भी बताया जाए पेशेंट्स को। तो देखिए लिखा है इट मीन्स द पेशेंट आर फेल इन फॉलो द डायरेक्शन ड्यू टू एनी रीज़न। इसका मतलब है कि पेशेंट जो है फेल हो जाए, विफल हो जाए किसी कारणवश, जो भी निर्देश उसे दिया गया है उसको पूरा करने में, है ना, जो भी उसे निर्देश दिया गया है उसको पालन करने में वो किसी कारणवश वो विफल हो जाए। ओके, तो उसी को नॉन मेडिकेशन एडहेरेंस कहते हैं। ओके, उसी को और करके लिखा है, देखिए भैया क्या लिखा है, लिखा है नॉन कंप्लायंस इज द फेल्योर ऑफ द पेशेंट ओबे इंस्ट्रक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग
द मेडिकेशन डायरेक्टेड एंड thus resulting in lower response of treatment than expected। ठीक है, नन कंप्लियंस या फिर नन एडहेरेंस बात एक ही है। ये विफल होने का कारण है पेशेंट्स में, ताकि वो अच्छे से इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताया गया दवाइयों में, एंड दस रिजल्टिंग इन लोअर रिस्पांस टू ट्रीटमेंट देन एक्सपेक्टेड। तो भैया जब फॉलो नहीं करेंगे तो दिक्कत यहाँ पे यही आएगी कि जैसा कि हमें रिस्पांस मिलना चाहिए उससे कम रिस्पांस मिलेगा। अब भैया आपको बताया गया दिन में 3 बार दवाई खाने को, तो आप एक ही बार खाएंगे तो दिक्कत तो होगी ना। तो वही बात बोल रहा है। ओके, चलिए तो देखते हैं आप काज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। क्या काज है? द मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस आर अफेक्टेड बाय मैनी रीजन्स लाइक इट कैन बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। ये इसके जो बहुत से कारण हैं जिसमें इंटेंशनल और अनइंटेंशनल आता है। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के करना, और अनइंटेंशनल का मतलब बिना जाने समझे हो जाना, है ना। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक था इंट्रो के बाद, क्योंकि 3 ही टॉपिक पढ़ना था मेनली हमको। काज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस और फार्मासिस्ट का रोल क्या है और मॉनिटरिंग इसका कैसे करते हैं, इसे कैसे हम निगरानी में रखते हैं, कैसे जांचते हैं। तो देखते हैं पहला काज जो है इंटेंशनल, इसमें क्या मैटर है भाई। चलिए देखिए इंटेंशनल, ये स्लाइड पे है थोड़ा सा, तो पेन का आपको ये एरो वगैरह दिख रहा है थोड़ा सा, है ना। तो कोई ना, आप मैनेज कर लीजिए प्लीज़। चलिए ये भी अच्छा है। इन दिस टाइप ऑफ नॉन एडहेरेंस द पेशेंट्स ओन डिसीजन टू अवॉइड द इंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ केयर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू द मनी प्रॉब्लम और एडवर्स इफेक्ट, है ना। तो इंटेंशनल मेडिकेशनल नॉन एडहेरेंस में होता क्या है, इसमें जो है पेशेंट जो खुद से डिसीजन लेता है, अवॉइड करता है चीज़ों को, जो भी उसे सूचना दी गई रहती है, समझाया दिए गया रहता है फार्मासिस्ट के द्वारा या डॉक्टर के द्वारा। वो कारण हो सकता है मनी प्रॉब्लम या फिर एडवर्स इफेक्ट। भाई पैसे की कमी से कभी कभी लोग दवाई नहीं लेते हैं, या फिर 10 खुराक दवाई दिया गया है तो उसे सोचेंगे कि 20 दिन खाया जाए, 10 दिन के लिए दवाई दिया गया है, तो पैसे बचाने के चक्कर में। या फिर एडवर्स इफेक्ट, उन्हें डर रहता है कि कोई रिएक्शंस ना कर जाए, बहुत लोगों को ऐसा डर लगता है भैया। तो इस हिसाब से लोग जानबूझ के जो है पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटेंशनल। अब देखते हैं अनइंटेंशनल में क्या है भाई। अनइंटेंशनल मेडिकेशन एडहेरेंस, इन दिस टाइप ऑफ नॉन एडहेरेंस द पेशेंट फॉरगेट और अनफॉर्चुनेटली टेकिंग मेडिसिन ड्यू टू इट्स रूटीन लाइफ वर्क्स या फिर मेमोरी प्रॉब्लम एक्सेट्रा। इसमें देखिए अनइंटेंशनल में होता क्या है कि पेशेंट जो है भूल जाता है या फिर दवाई लेना जो है भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका रूटीन लाइफ वर्क जो है ज़्यादा बिजी हो सकता है, या फिर मेमोरी प्रॉब्लम्स, या फिर उसकी याददाश्त कमज़ोर हो, याददाश्त जो है कमज़ोर हो, है ना। या तो वो बहुत बिजी रहेगा, हम लोग भी ऐसी होते हैं चीज़ें कि बहुत बिजी रहते हैं तो दवाई खाना कभी कभी भूल जाते हैं, चाहे लेट हो जाता है ना। या फिर भूल जाते हैं डायरेक्ट कि भैया याद ही नहीं पड़ा। ओके, चलिए तो ये हो गया इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। अब देखते हैं WHO के अकॉर्डिंग थोड़ी सी चीज़ें यहीं पर बताई गई हैं, तो उसको देख लेते हैं क्या है भाई। WHO के अनुसार इन्होंने फिक्स किया है, WHO हैज़ ग्रुप्ड सम पॉसिबल रीजंस फॉर नॉन एडहेरेंस इनटू 5 कैटेगरीज, दैट इज 5 कैटेगरीज हैं। जैसे कैटेगरीज यहाँ पे और यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। देखिए पहला लिखा है हेल्थ केयर सिस्टम्स, इसमें लिखा है पुअर क्वालिटी ऑफ पेशेंट रिलेशनशिप, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। यहाँ पे देखिए दिक्कत क्या है कि अगर पेशेंट्स के साथ जो है प्रोवाइडर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, रिलेशनशिप का मतलब कि पेशेंट्स आए तो उसे भाई आराम से पूछिए, वो पीड़ित है, वैसे ही मेंटली वो फिजिकली परेशान है, आप उससे बदतमीजी कर दिए या फिर प्यार से नहीं पूछे, है ना, उसे तो दिक्कत होगी, तो वो प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। कभी कभी चीज़ें होती हैं, हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसी चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, और भी है पुअर कम्युनिकेशन, बातचीत जो अच्छे से नहीं करना, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम्स, जो है आपको अच्छे से जानकारी नहीं होना। ओके, दूसरा पॉइंट लिखा है यहीं पे देखिए, लिखा है कंडीशन, पेशेंट्स की कंडीशन कैसा है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर अगर है जैसे कि डिप्रेशन, तब भी दिक्कत है, तभी वो फॉलो नहीं कर पाएगा। ये WHO के अनुसार ये कैटेगराइज किया गया है 5 कारण, है ना। अगर उसे डिप्रेशन वगैरह में है तो उसे कहाँ याद रहेगी चीज़ें,
आप बार बार जब चीज़ें जैसे कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं और वो नहीं मिलता है, धीरे धीरे वही कंडीशन जो डिप्रेशन में ले जाती है। बार बार मनोदशा जब खराब होता है तो उसी को डिप्रेशन में, वो एक ऐसी कंडीशन आती है कि उसे डिप्रेशन बोल देते हैं। ओके। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है पेशेंट पे भी डिपेंड करता है। पेशेंट इम्पेयरमेंट, विजन प्रॉब्लम, है ना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। पेशेंट जो इम्पेयरमेंट मतलब पेशेंट के शरीर में जो है कुछ दिक्कत हो, जैसे कि आँखों से संबंधित दृश्य देखने में। फिर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, साइकोलॉजिकल बिहेवियरल, यंगर्स एज, ये सब चीज़ें। साइकोलॉजिकली जैसे कि हम सोचते हैं ना, अरे क्या लेना ये दवाई, ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, या फिर उनकी भ्रांति रहना कि नहीं अरे इतना महंगा है, या फिर ये दवाई खाएंगे तो हम और बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे बहुत लोग बोल देते हैं ना कि अरे दवाई खाए तो बीमार पड़ गए, तो ऐसे हो सकता है किसी को डर लगने लगे। ओके। और यंगर एज का मतलब है नौजवान युवक जैसे हैं हम लोग, तो ये बहुत होता है अरे क्या दवाई खाए, हम मजबूत हैं यार, हम तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए भी लोग कभी कभी सही से मेडिकेशन एडहेरेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, रीज़न ऑफ नॉन एडहेरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं भैया। चलिए, तो इसी में देखिए चौथा दिया है पॉइंट WHO के अनुसार। थेरेपी क्या है? कम्प्लेक्सिटी ऑफ रेजिमेन एंड साइड इफ़ेक्ट्स। थेरेपी का भी ऐसे दिक्कत होती है कभी कभी कि अगर कम्प्लेक्स बहुत रहे रेजिमेन, जैसे कि दिन में 10 बार खुराक लेना 1-1 घंटे में ऐसे, या फिर इसके साइड इफ़ेक्ट के डर से लोग बहुत सी दवाइयाँ नहीं खाते हैं, है ना। ओके, चलिए इसी में 5वां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सोशियो इकोनॉमिक, द लिटरेसी, लो लिटरेसी, हायर मेडिकेशन कास्ट एंड पुअर सोशल सपोर्ट। लो लिटरेसी मतलब लोग कम पढ़े लिखे रहें, हायर मेडिकेशन कास्ट महंगी रहे दवाइयाँ, ठीक है। अब पुअर सोशल सपोर्ट्स जो है सोसाइटी में लोग मतलब उनको इम्प्रूव करवाने में मदद ना करें। जैसे कि वो लोग होते हैं ना, अभी देखते हैं बीमार पड़ेंगे एक लोग तो 4 जन सब लोग घर से आते हैं, पूछते हैं कि अरे आप ठीक हैं, अच्छा दवाई ले रहे हैं ठीक से, गर्म पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, आपको हल्दी दूध भी पीना चाहिए चोट लगा है तो, ये सब करते हैं ना। तो वही सोशल सपोर्ट, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं। या फिर कुछ लोग भाई होते हैं, उनको वो अगर सक्षम रहते हैं तो वो पैसा वैसा भी सपोर्ट कर देते हैं कि अच्छा लीजिए पैसा, आप इलाज करवा लीजिएगा, हमको बाद में देते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यही सब बोल रहे हैं। तो ये 5 WHO के अनुसार चीज़ें थी। ओके, चलिए तो अगली चीज़ें देखते हैं। सम अदर काज ऑफ मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस इंक्लूडेड। कुछ और कारण है भैया, लिखा है पहला द पेशेंट कल्चरल बिलीफ्स। बहुत से लोग हैं जो कल्चर में ऐसा मतलब रखते हैं कि अरे मैं बस पूजा करूँगा मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं भाई, ईश्वर ने भी बहुत सी जड़ी बूटियाँ आप देखें महाभारत में, रामायण में, ऐसी मतलब जो भी बुक्स वगैरह पढ़ें प्रॉपर्ली तो दिया गया उसमें भी कि जड़ी बूटी लाते थे लोग, पीते थे। तो ये है ना, तो आप ऐसी बहुत सी लोगों को मिथ होती है कि नहीं हम दवाई नहीं लेंगे, हम पूजा वूजा करेंगे, चाहे और भी कुछ चीज़ें नाम जप करेंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे। नहीं, आपको इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये नॉन एडहेरेंस का भी एक कारण है। फिर लिखा है दूसरा पॉइंट देखिए, मिसट्रस्ट ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स, सम पेशेंट्स डू नॉट एग्री विद द हेल्थ केयर मैनेजमेंट। मिसट्रस्ट मतलब विश्वास ना हो हेल्थ प्रोफेशनल्स पे, जो भी फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर्स हैं उन पे विश्वास ही ना हो कि वो सही से इलाज कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसके वजह से भी लोग दवाइयाँ वगैरह नहीं लेते हैं, तो ये भी एक कारण है। तीसरा पॉइंट लिखा है, पेशेंट कैन नॉट रीड रिटेन मटेरियल प्रोवाइडेड बाई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड आर अफ्रेड टू टेक इन मेडिकेशन। पेशेंट जो है अगर वो पढ़ नहीं पाएगा जो भी उस पर लिखा हुआ है कि 1 टाइम लेना है, 2 टाइम खाना है, या फिर गर्म पानी से पीना है, ठंडे पानी से पीना है, तो भी वो डरेगा। प्रोफेशनल आर अफ्रेड टू टेक इन मेडिकेशन देखिए लिखा हुआ प्रॉपरली, है ना। तो वो डरेंगे भैया कि कैसे दवाई लें कैसे ना लें, तो ये दिक्कत हो सकती है। ओके, चलिए तो ये सब कारण है। फिर और 4-5 कारण यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं भाई क्या है मैटर। ओके, लिखा है पेशेंट फॉरगेट टू टेक मेडिकेशन ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यू टू मे बी बिजी रूटीन। पेशेंट जो है भूल सकता है मेडिकेशन लेना, दवाई लेना दिन में, क्योंकि वो उसका रूटीन जो बिजी हो सकता है। फिर 5वां पॉइंट लिखा है, पेशेंट आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल इनफ टू अफोर्ड मेडिकेशन। पेशेंट जो है फाइनेंशियली मतलब पैसे वैसे से वो अगर स्थित नहीं है, उसकी चीज़ें अच्छे से नहीं चल रही हैं, तो हो सकता है कि वो मेडिकेशन अफोर्ड ना कर पाए, खरीद ना पाए। ओके, 6वां पॉइंट लिखा है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फेल टू
educate the patient about proper medication use, dose and administration techniques। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो फेल हो जाएं, वो एजुकेट ना कर पाएँ अच्छे से समझा ना पाएँ पेशेंट्स को, तो भी मेडिकेशन एडहेरेंस होगा, नॉन मेडिकेशन एडहेरेंस की कंडीशन आ जाएगी। पेशेंट जो अच्छे समझेगा नहीं तो वो दवाई अच्छे से नहीं ले पाएगा, है ना, ये चीज़ें। ठीक है, फिर 7वां लिखा है यहीं पे, देखिए फियर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी को डर है कि रिएक्शंस हो जाएंगे ढेर सारे तो भी भैया दिक्कत है, तो वो दवाई नहीं लेगा। ऐसी मेरी नानी को दिक्कत है, उनको एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इंजेक्शन लगवाना चाहे कुछ भी, बोतल चढ़वाना, कुछ भी वो करवाना ही नहीं चाहती, तो उनको उल्टी होने लगेगा, दस्त होने लगेगा, चकत्ते पड़ने लगेंगे, ऐसी दिक्कतें उनको होती हैं, है ना। तो ये डर के नाते भी कुछ लोग नहीं प्रॉपरली दवाई लेना भी नहीं चाहते हैं। ओके, फिर लिखा है यहीं पे देखिए 8वां पॉइंट, कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन शेड्यूल लाइक इन अ डे 4 टाइम। एक दिन में 4 बार 5 बार 10 बार लेना, तो इस वजह से भी लोग भूल जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें सब मैटर है भैया। तो आपने अभी तक देखा कारण क्या क्या थे नन मेडिकेशन एडहेरेंस के। ओके, चलिए तो अब देखते हैं अगला टॉपिक रहेगा हमारा फार्मासिस्ट रोल इन द मेडिकेशन एडहेरेंस। फार्मासिस्ट रोल इन द मेडिकेशन एडहेरेंस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चीज़ें हैं प्रॉपरली। तो आखिर हम लोगों का रोल क्या है भैया मेडिकेशन एडहेरेंस में, हम लोग कैसे आखिर पेशेंट को क्या चीज़ें बताते हैं, वो कैसे फॉलो करते हैं, हम लोग का क्या रोल है। डॉक्टर तो होते ही हैं, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, तो देखिए भैया क्या बात होती है। फार्मासिस्ट है वह यूनिक रोल इन इम्प्रूविंग मेडिकेशन एडहेरेंस बिकॉज, देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं यहाँ पे, प्रॉपर्ली दिख रही होगी चीज़ें। फार्मासिस्ट है वह यूनिक रोल इन इम्प्रूविंग मेडिकेशन एडहेरेंस बिकॉज दे आर डायरेक्टली एंड क्लोजली कनेक्ट टू द पेशेंट मेडिकेशन मेडिसिन्स। फार्मासिस्ट का एक बहुत ही खास रोल होता है मेडिकेशन एडहेरेंस में, क्योंकि फार्मासिस्ट जो है उनसे बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, क्योंकि वही दवाई देते हैं, वही समझाते हैं, तो इसलिए फार्मासिस्ट का बहुत अच्छा रोल है। ठीक है ना। ओके, फिर लिखा है यहीं पे देखिए द अल्टीमेटली प्रोवाइड वर्बल एजुकेशन रिटेन इंस्ट्रक्शन पेशेंट्स। वही जो है वर्बली मुख के द्वारा भी समझाते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, और रिटन फॉर्म में भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, लिखित रूप में भी समझाते हैं, है ना। ओके, आगे देखिए अगली चीज़ें उसी में क्या लिखी है, फार्मासिस्ट का और क्या रोल बताया गया वहीं पे उसी के अंदर में ये पॉइंट्स हैं। द इन्फॉर्मेशन दैट फार्मासिस्ट शुड गिव टू फार्मासिस्ट पेशेंट इंक्लूड। ये इन्फॉर्मेशन जो फार्मासिस्ट के द्वारा देना चाहिए पेशेंट्स को, जैसे कि क्या क्या है भाई, लिखा है पहला पॉइंट, नेम एंड पर्पज़ ऑफ मेडिकेशन। दवाई का नाम भी आपको समझाना चाहिए और क्यों क्या चीज़ें लेना है, क्यों लेना है दवाई, है ना, नाम आपको जानना है ये सब चीज़ें, और पेशेंट्स का और दवाई से संबंधित भी नाम वगैरह, और बताना है कि क्या उद्देश्य है दवाई का, है ना, कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, आप तगड़े हो जाएंगे, या फिर और आपके जो भी है जिससे भी संबंधित है, बाल आपके झड़ने लगेंगे या आने लगेंगे या इसी पे रुक जाएंगे, तो क्या उद्देश्य क्या है दवाई देने का। फिर लिखा है द मेथड एंड टाइम ऑफ टेकिंग मेडिकेशन। क्या तरीका होना चाहिए और कितनी बार या किस समय दवाई को खाना है। फिर लिखा तीसरा पॉसिबल साइड इफेक्ट दैट में अकर्स। ये सब समझाना है पेशेंट्स को कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, घबराना नहीं है ना। चौथा पॉइंट है नेसेसरी प्रिकॉशन टू बी टेकन। क्या आपको बचाना है, किससे बचना है ना। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कि दवाई खा रहे हो, अच्छा खट्टी चीज़ें मत खाना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं पेट में HCl सीक्रेट होता है, और आप खट्टी चीज़ें और खाएंगे तो HCl की मात्रा जो है बढ़ने लगेगी। ओके, फिर लिखा है पाँचवां पॉइंट इंटरेक्शन विद फूड एंड अनदर ड्रग्स। इंटरेक्शन विद फूड एंड अनदर ड्रग्स, ये भी समझाना कि कैसे कौन सी दवाई खाने पे इस खाने को नहीं खाना है ना। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप दही मत खाइएगा, ये दवाई खा रहे हैं तो। जैसे कि एक होता है डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है, उसे आप दूध के साथ नहीं लेना है ना, दूध को अवॉइड करना, नहीं तो वो चिलेट्स बना लेता है, दूध का थक्का बना देगा पेट में, वो पचने नहीं देगा, मेटाबोलाइट नहीं होगा, ये सब दिक्कतें आएंगी, है ना। तो कौन सी दवाई कौन से साथ में नहीं लेना है, खाने नहीं लेना है। छठा पॉइंट देखिए द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी एक्सेट्रा।
आपको ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी के बारे में भी समझाना है कि देखिए भैया बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको 10 से 15 दिन में ये दवाई बस लेनी है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी बिल्कुल भी। ये सब पेशेंट्स को समझाने हैं फार्मासिस्ट के द्वारा। ओके, चलिए तो ये मैटर थे। अब अगला पेज देखते हैं क्या है भाई, 5वां पेज और 6वां पेज, बस 2 पेज बचे हुए हैं, उसके बाद ये पूरी टॉपिक ख़त्म। तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा क्या मैटर है, सब चीज़ें समझ लेंगे वो लोग। यहाँ पे देखिए मेथड बताया गया है, द पेशेंट फार्मासिस्ट रिलेशनशिप कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेटजी। किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करके फार्मासिस्ट की जो रिलेशन है अच्छी और बन सकती है पेशेंट के साथ। ये नोट्स आपको अपलोड कर दिया जाएगा पीसी फार्मा पे, चिंता मत करिए। टेलीग्राम चैनल पे लिंक में हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर देंगे। ओके, देखिए पॉइंट वाइज बहुत छोटा छोटा टर्म्स है, कोई इसमें बहुत खास चीज़ें नहीं है। द फार्मासिस्ट शुड बी फ्रेंडली अप्रोचेबल। फार्मासिस्ट जो है फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्त के तरीके से होना चाहिए, तो अच्छे से पेशेंट जो है समझ पाएगा। ठीक है, और भाई ठीक है, अच्छा ये दिक्कत, अरे भाई ये बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता। ये तो अभी देखिए रोज आते हैं लोग, 2-3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, तुरंत आराम हो जाता है। तो ऐसे आप एकदम दोस्त की तरह बात करेंगे, है ना। फिर दूसरा पॉइंट है, द फार्मासिस्ट शुड बी इम्प्रूव हीज हर कम्युनिकेशन स्किल्स। फार्मासिस्ट जो भी महिला या पुरुष हैं, हीज हर लिखा है ना, वो अपने बात करने की तौर तरीके को अच्छे से और डेवलप करें, इम्प्रूव करें, है ना। ओके, फिर तीसरा पॉइंट लिखा है, द फार्मासिस्ट शुड बी कंसीडर साइकोलॉजिकली नीड ऑफ द पेशेंट। फार्मासिस्ट को ये भी समझना चाहिए कि आखिर पेशेंट को साइकोलॉजिकली वो चाहिए क्या, उसे मनोदशा कैसी है उसकी, है ना। जैसे बहुत से लोग होते हैं एकदम हीन भावना, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक ही नहीं हो रहा हूँ। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, उसको कन्विंस करना है, उसको बताना है, समझाना है कि वो ठीक हो जाएगा भाई, डोंट वरी, ये तो बहुत आम बात है। चाहे इसे मतलब उसको एक सपोर्टिव करना है, साइकोलॉजिकली मनोदशा को उसको सुधार करना है। फिर लिखा है, द फार्मासिस्ट शुड बी इम्प्रूव पेशेंट एजुकेशन। फार्मासिस्ट में और सुधार होने चाहिए पेशेंट एजुकेशन को लेके, पेशेंट को कैसे समझाते हैं, क्या चीज़ें हैं, है ना। फिर लिखा अगला पॉइंट, द फार्मासिस्ट शुड गिव क्लियर एक्सप्लेनेशन। फार्मासिस्ट को क्लियर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए पेशेंट को, मतलब एकदम डिक्टो समझाना चाहिए, नहीं कि इधर उधर की बातें समझाएं, है ना। ओके, द फार्मासिस्ट शुड चेक पेशेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल। फार्मासिस्ट को जो है पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि पेशेंट समझा या नहीं समझा, एक बार बताने के बाद उसे पूछ लेना चाहिए रैंडमली, अच्छा ये बताइए ये दवाई कब खानी है आपको, जो 2-3 दवाई दिया है उसमें से ये बताइए ये कौन सी कब खानी थी, अच्छा बताइए कौन सी खाली पेट खानी है। ये सब आपको रैंडमली पूछ लेना, अंडरस्टैंडिंग लेवल उनकी समझ लेना है। ओके, देखिए इसी में और अगले पॉइंट्स हैं कुछ। लिखा है, द फार्मासिस्ट शुड मॉनिटर बेनिफिशियल इफेक्ट्स। फार्मासिस्ट को ये भी मॉनिटर करना चाहिए कि क्या बढ़िया इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, मतलब जब पेशेंट 2-3-4 दिन बाद फिर से आए तो उसे पूछना है। द फार्मासिस्ट शुड स्पीक लैंग्वेज नोन बाय द फार्मासिस्ट पेशेंट्स। फार्मासिस्ट को वही भाषा में बात करना चाहिए, बोलना चाहिए जो पेशेंट को पता हो। अब उस पेशेंट को हिंदी पता है, आप इंग्लिश में समझाना, हे मैन इट्स टेक 2 times इन अ डे, ऐसे आप बोलेंगे वो समझ ही नहीं पाएगा बेटा बेचारा। अगला पॉइंट है, द फार्मासिस्ट शुड शॉर्टेन द फार्मेसी वेटिंग टाइम। और फार्मासिस्ट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वेटिंग टाइम, पेशेंट आके 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े रहना तो दिक्कत है ना, वो ऐसे ही बोर हो जाएंगे और क्या समझेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा कि समय कम से कम लगे। फिर अगला पॉइंट लिखा है यहीं पे, फार्मासिस्ट शुड मॉनिटर द साइड इफ़ेक्ट्स। फार्मासिस्ट को ये भी देखना है कि साइड इफ़ेक्ट्स कौन से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये सब ध्यान देना चाहिए। फिर लिखा है, फार्मासिस्ट शुड डिस्कस ए ट्रीटमेंट प्लान। और फार्मासिस्ट को ट्रीटमेंट प्लान भी समझाना चाहिए कि देखिए आपको 1 हफ्ते तक ये 5-6 प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़ेगी, उसके बाद जो है देखिए 2 दवाइयाँ कम हो जाएंगी, फिर 4 ही दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, है ना। तो ये प्लान जो है उनको समझाना चाहिए, जिससे पेशेंट जो एकदम खुश रहे कि अब तो मैं सही जगह आ गया हूँ भैया, अब मुझे ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। चलिए इसी में देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे है और लास्ट पेज बचा हुआ है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी मैटर, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए लास्ट पे। चलिए देखिए क्या है मैटर भाई। लिखा है यहाँ पे, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट मेडिकेशन एडहेरेंस। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मेडिकेशन एडहेरेंस का, कि आखिर पेशेंट में मेडिकेशन एडहेरेंस को हमें कैसे मॉनिटर करना है, जो दवाई वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं तो उसे कैसे हमें जांचते रहना है, मॉनिटर करना, निगरानी करना है,
ठीक है। लिखा है द मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन एडेरेंस इज़ वेरी नेसेसरी प्रोसेस। जाहिर सी बात है भैया, ये बहुत ही आवश्यक प्रोसेस प्रक्रिया है, क्योंकि जांचना पड़ेगा ना पेशेंट जो है दवाई वगैरह ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज अगर कोई बताया गया तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखा है इन दिस प्रोसेस अकर्स असेसमेंट, क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट, इवेल्युएशन ऑफ एडेरेंस। इस प्रक्रिया में जो है हम असेसमेंट आकलन करते हैं, क्वांटिफिकेशन क्वांटिटी का देखते हैं कितनी मात्रा में इन्होंने खर्च किया दवाइयों को, मतलब खाया, यूज किया या नहीं किया, मेजरमेंट, इवेल्युएशन ऑफ एडेरेंस। जांचने के लिए आकलन करते हैं हम मात्रा की और नापते भी हैं क्या कैसे चीज़ें हैं, है ना। ओके, कि 5 दिन में सिरप की आधी सीसी कैसे बचेगी, आधी क्वांटिटी कैसी बची रहेगी भैया, आप कब कब दवाई खाएं हमें बताइए तो ज़रा, है ना। ये सब चीज़ें आपको पूछना पड़ता है कभी कभी, ताकि पेशेंट को अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाए, है ना। ओके, चलिए लिखा है यहाँ पे कि मेडिकेशन एडेरेंस मेजर्ड बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। 2 मेथड से ये नापा जाता है, मॉनिटर किया जाता है। ओके, तो देखते हैं अगले पेज में क्या है भाई, लास्ट पेज जो बताया गया है मेथड्स के बारे में, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। देखिए क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब ये डायरेक्ट मेथड लिखिए या फिर मेजरमेंट लिखिए, इसका मतलब यही है कि आप डायरेक्टली कुछ एक्शन लेंगे, है ना। और इनडायरेक्ट का मतलब है कुछ प्रोसेस जो है इनडायरेक्टली देखी जाएंगी। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझते हैं आप, जैसे कि आप डायरेक्ट स्टडी कर लें खुद से ही, और इनडायरेक्ट जो किसी के द्वारा सुनने के बाद, समझने के बाद आप याद कर लें और नोट्स बना लें, है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है चीज़ें, आप पढ़ तो वही चीज़ें रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट आपने खुद से पढ़ लिया और इनडायरेक्टली पढ़ा तो दूसरे की सहायता से पढ़ लिया भैया, है ना। एक्चुअल में मतलब वही है, तो वही चीज़ें हैं। हम चाहे इनडायरेक्ट मेथड से जो मॉनिटर करें मेडिकेशन एडेरेंस को, या फिर डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है भैया। देख लेते हैं फटाफट क्या चीज़ें। इन दिस मेथड डायरेक्टली अकर्स, इस मेथड में हम डायरेक्टली जो है करते हैं जो भी चीज़ें जाँच। तो लिखा है ड्रग मॉनिटरिंग, डिटेक्शन ऑफ द ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट, बायोलॉजिकल फ्लूइड, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी। ठीक है, ड्रग मॉनिटरिंग में भैया ड्रग को मॉनिटर करते हैं, जांचते हैं कि कितना खर्च हुआ, नहीं खर्च हुआ, इन्होंने खाया, यूज किया या नहीं यूज किया। उसका दूसरे पॉइंट में डिटेक्शन ऑफ द ड्रग इट्स मेटाबोलाइट इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। बायोलॉजिकल फ्लूइड आप जैसे जानते हैं ब्लड, यूरिन, इन सब में हम चेक करते हैं, या फिर लार की दवाइयाँ की कितनी मात्रा इनके शरीर में घुली है या नहीं घुली है, ब्लड की सैंपल लेके। उसका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा उनसे पूछताछ करेंगे और प्रॉपरली बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ इनको रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए किसी बॉडी पोर्शन पे दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हम दबा के फिर से चेक करेंगे, अच्छा उतना ही दर्द हो रहा है, टच करेंगे, उतना ही सेंसेशन है कि कम हुआ है, क्या है चीज़ें, है ना। ओके, मेथड दिखा देखिए, मेथड में कौन कौन से तरीके यूज़ होंगे। होम फिंगर प्रिक सैंपलिंग। होम फिंगर, जैसे आप कुछ दे दीजिए, शुगर प्लेट ऐसे होता है, शुगर की टेस्टिंग की चीज़ें, वो खुद ही, यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस ऐड कर दूंगा, आप समझ पाएंगे उससे। होम फिंगर प्रिक सैंपलिंग का मतलब क्या है कि जैसे पिंच कर देते हैं उंगली पे हम लोग, और ब्लड आता है 1 या 2 ड्रॉप, और उसी को हम उस प्लेट पे या जो भी मार्कर रहेगा जिस पे हम जांचेंगे उस पर रखेंगे वो ब्लड का सैंपल, और हमें पता चल जाएगा कि हाँ भैया क्या है मैटर। तो ये डायरेक्ट मेथड हुआ ना। बायोलॉजिकल मार्कर्स में आते हैं, जैसे कि बीपी मशीन, थर्मोमीटर, ये सब बायोलॉजिकल मार्कर्स कहलाते हैं, जो जैविक चीज शरीरों की चीज़ों का मार्क चिन्हित करते हैं, है ना। ओके, तो इस द्वारा हम टेम्परेचर नाप के ये सब करके डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं कि हाँ रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ है, बुखार अगर है तो ऐसा कुछ कंडीशन है ना। फिर लिखा है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, वही बात है ऑब्जर्व थेरेपी, हम डायरेक्टली हम सब चीज़ें समझेंगे कि इनको जितनी दवाइयाँ दी जा रही हैं ठीक है कि नहीं, चला के देखेंगे, अगर चलने में दिक्कत हो रही थी तो हाँ ठीक है अब रिलीफ है, ये चीज़ें। अगर किसी को पेन दर्द हो रहा था तो वहाँ पे टच करके देखेंगे कि हाँ अब सेंसेशन उतना ही है कि नहीं है। ओके, ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अभी इनडायरेक्ट मेथड को देख लेते हैं भैया, क्या चीज़ें मैटर है भाई, ख़त्म हो जाएगा ये टॉपिक पूरा। इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंक्लूड्स, इनडायरेक्ट मेजरमेंट इंक्लूड, अब इसमें लिखा है सेल्फ रिपोर्ट, पील, रेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। तो सेल्फ रिपोर्ट का क्या मतलब है कि हम खुद से ही रिपोर्ट देते हैं, कि बताते हैं क्वेश्चन आंसर ये सब चीज़ें करते हैं कि आखिर बताइए तो हमें क्या क्या चीज़ें आपने फॉलो किया,
जैसे हमने 10 दिन पहले दवाई दिया था तो आपको क्या क्या बताया था बताइए। तो अगर पेशेंट अच्छे से फॉलो किया रहेगा तो ज़रूर उसे याद रहेगी, है ना। तो वही सेल्फ रिपोर्ट कहला रहा है। पिल काउंट्स, हम जितनी दवाइयाँ दिए थे उसको काउंट करेंगे कि उतनी ही जितना हमें देखना था कि उतना खर्च हो जाना चाहिए, उतना यूज हो जाना चाहिए, हुआ है या नहीं हुआ है। फिर लिखा है रेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन रिफिल्स। रेट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन रिफिल्स यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे आप प्रेस्क्रिप्शन देखे होंगे ना कि ये जो पर्ची आपने लिया है ये 15 दिन के लिए मान्य होगा, है ना। तो 15 दिन के लिए मान्य होगा। तो आप देखेंगे कि जब ये 7 दिन बाद आए हैं या 5 दिन बाद आए ऐसे, तो आप देखेंगे कि इन्होंने 5 दिन तक कंटिन्यू दवाई ली है या नहीं ली है, क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन पे आपको पता ही है दवाई का नाम लिखा रहता है। तो पूछा जाएगा कि हाँ ठीक है आपने लिया था कि नहीं लिया था, और वो बराबर 5 दिन के लिए आप लिखे थे, 5 दिन बाद तुरंत आ गए फिर दवाई लेने। तो आपको इससे सब चीज़ें जाँच होती रहेंगी कि हाँ इन्होंने फॉलो किया है या नहीं किया है मेडिकेशन एडहेरेंस को। ओके। फिर लिखा है असेसमेंट ऑफ द पेशेंट क्लिनिकल रिस्पॉन्स। हमें आकलन करना है पेशेंट्स के क्लिनिकल रिस्पॉन्स को, उसको फ़ायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर लिखा है मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिक मार्कर्स एज वेल एज पेशेंट डायरीज। हमें साइकोलॉजिकली मार्कर्स, जैसे कि पेशेंट्स को एक डायरी दे दिया जाएगा कि भैया इसमें आप रोज़ लिखिएगा क्या आपने आज महसूस किया अपने हेल्थ स्वास्थ्य से, चीज़ें मैटर क्या है, अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है, फ़ायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको जैसा भी लगेगा आप लिखिएगा। ओके, ये सब चीज़ें मैटर हैं। चलिए इसी में अगले लाइन में मेथड्स में लिखा है सेल्फ रिपोर्ट्स मेजर। सेल्फ रिपोर्ट मेजर वही हम उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे कि भैया बताओ क्या चीज़ें हैं, कैसे है, हमने दवाई दिया था तो आपने खाया या नहीं खाया। ये भी देखिए लिखा है मोरिस्किस मेडिकेशन एडहेरेंस स्केल MMAS, मोरिस्किस मेडिकेशन एडहेरेंस स्केल। अब मोरिस्किस जो है ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यहाँ पे मैं पेज ऐड कर दूंगा, अभी आपको दिख रहा होगा, पॉइंट लिखेंगे 4-5 पॉइंट। ये एक पैमाना तय किया था कि हम कैसे जांचेंगे। तो जैसे कि क्या होता है कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं और यस नो में पेशेंट को आंसर देना रहता है, रिप्लाई देना रहता है। जैसे कि उसी से सवाल ये पूछ दिया जाएगा, घुमा फिरा की बातें की जाएंगी कि बताइए आप दवाई लेना भूले थे क्या BP की, या फिर आप 2 हफ्ते से दवाई ले रहे थे उसमें कितने दिन नागा हुआ था। तो ऐसे पेशेंट जो है बताएगा क्लियर कट। आप जैसे ढेर सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं ना, तो आपका ब्रेन जो है ना चाहते हुए भी चीज़ें वो जैसा रहता है वो एक्सप्रेस कर देता है, बयां कर देता है। ये जो है मोरिस्किस साइंटिस्ट जो थे इन्होंने 5-7 पॉइंट जो है कंफर्म किया था, जिसकी वजह से बार बार वही क्वेश्चनिंग की जाएगी घुमा फिरा के, जिससे पेशेंट जो है क्लियर कट बता देगा। तो ये मॉनिटर करने का एक तरीका है। उसका लिखा है अगले पॉइंट में वहीं पे देखिए लास्ट लाइन 2 लाइन है इलेक्ट्रॉनिक एडहेरेंस मॉनिटरिंग, और लास्ट पॉइंट लिखा है मेडिकल आउटकम एडहेरेंस स्टडी स्केल। ये मैटर है। इलेक्ट्रॉनिक एडहेरेंस मॉनिटरिंग में क्या होता है, जैसे कि इन्हेलर वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे इन्हेलर दिए जाएंगे कि आपको पता चलेगा, जितनी बार आप खोलेंगे ना उसे यूज करेंगे पता चलेगा कि हाँ इन्होंने यूज किया है या नहीं किया है। वो अलग बात है भाई कि हो सकता है कि वो बार बार वैसे ही खोल दें और यूज करें ही ना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसे ही जांच करने के लिए है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग ब्रासलेट वगैरह भी पहनते हैं ऐसे शुगर वुगर के लिए, ऐसे कुछ BP के लिए। ओके, तो ये चीज़ें हैं। फिर लिखा है यहीं पे मेडिकल आउटकम एडहेरेंस स्टडी स्केल। मेडिकल आउटकम एडहेरेंस स्टडी स्केल। मेडिकल आउटकम से मतलब है कि क्या क्या चीज़ें फ़ायदे हुई या नहीं हुई देखना है। आउटकम का मतलब ये होता है कि कितना काम हुआ, तो इसके वजह से इससे भी जांच करेंगे हम, पूछेंगे उनसे प्रॉपरली, BP मेजर करेंगे, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए ये चीज़ें ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी चीज़ें। 3 टॉपिक था मेनली, बस हमें कारण बताना था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटेंशनल अनइंटेंशनल था, और उसके बाद बताना था फार्मासिस्ट का रोल क्या है। तो बहुत यूनिक रोल होता है इनका, ढेर सारा हमने देखा है ना। उसके बाद उसका इम्प्रूवमेंट के भी तरीके बताए हम लोगों ने, और उसके बाद फिर से हमने मेजरिंग मॉनिटरिंग का देखे, ये जो मेथड देखा मेडिकेशन एडहेरेंस का, और यहाँ पे इम्प्रूवमेंट का फार्मासिस्ट के द्वारा, यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल क्या है ना, ये सब चीज़ें था। और यहाँ पे WHO के अनुसार 5 टाइप की चीज़ें थी, हेल्थ केयर सिस्टम, कंडीशन, पेशेंट, थेरेपी, सोशियो इकोनॉमिक। ओके, ये सब चीज़ें थी, आपने कंप्लीट किया। ये अब हमको पढ़ना है, इसके बाद अब पेन कॉपी पे ही पढ़ेंगे हम, चिंता मत करिएगा, स्लाइड पे नहीं पढ़ेंगे,
परसों की मेडिकेशन एडहेरेंस हो गया। अब पढ़ेंगे पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, ये 3 पेज का नोट्स है, और फिर कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, ये फिर कंप्लीट हो जाएगा पूरी यूनिट। ओके चलिए, तो ठीक है, अपना ध्यान रखिए और ठंडी से बच के रहिए भैया। बाय बाय, टेक केयर, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए आप लोग।